नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। अ, हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से हमने छोड़ा था। तो आगे हम पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे उपनिवेशिक शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो शुरू करते हैं। यद्यपि विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों भारत में आई, बहुत सारी कंपनियां जो यूरोप की थी वो भारत में आई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में उपनिवेशिक राज्य स्थापित करने में सफल रही। ये भारत में अपनी कंपनी और अपना जो जो पूरा व्यापार है इसने भारत पर स्थापित कर दिया। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रारंभ में इन्होंने भारतीय शासकों की अनुमति एवं संरक्षण में अपना व्यापार चलाया। पहले उनकी अनुमति ली, जो पहले राजा होते थे उनकी उनकी आज्ञा ली कि हम क्या आपके यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। उन्होंने आज्ञा दे दी। उसके बाद इन्होंने उनकी अनुमति और संरक्षण में अपना व्यापार चलाया। भारतीय वस्तुओं के साथ आदान प्रदान करने के लिए इन्हें अपने देश से भारत में धातु मुद्रा लानी पड़ती थी। परंतु 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। कब? 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश में विजय हुए और भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। भारत के अधिक से अधिक क्षेत्रों में ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपना उपनिवेशिक शासन फैलाया, अपना राज फैलाया और देश से धन संपदा बाहर ले गए। मतलब हमारे देश को कंगाल कर दिया इन्होंने। जो भी कीमती चीज़ें थी वो अपने देश ले गए। फले फूले समृद्ध शहरी हस्तकला का पतन हो गया, जो एक बहुत ही अच्छा हमारे भारत में चल रहा था। हाथों से चीज़ बनाई जाती थी, वो ख़त्म हो गया। बाद में पूंजीवादी आधार पर आधुनिक उद्योगों को स्थापित किया गया, जिसने भारत में नवीन सामाजिक वर्गों को विकसित किया। इस भाग में इस काल के दौरान शहरी हस्तकला के विनाश पर दृष्टिपात करेंगे। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे जो शहरी हस्तकला थी, जो चीज़ हम हाथों से बनाते थे, वो किस प्रकार ख़त्म हो गई और आधुनिक उद्योगों के उद्भव आधुनिक उद्योगों के उद्भव और नए सामाजिक वर्गों के उभरने के विषय में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार नए सामाजिक वर्ग उभरे। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो पढ़ते हैं। शहरी हस्तकला का विनाश किस प्रकार हुआ। उपनिवेशिक शासन के दौरान शहरी हस्तकला का अकस्मात एवं तीव्र पतन हो गया था। बहुत तेज़ी से पतन हुआ, बहुत जल्दी ख़त्म हुआ, जिसके लिए भारत संसार भर में प्रसिद्ध था। कपड़ा, जहाजरानी, लोहा गलाना, कागज़, शीशा, धातु, चमड़ा, रंगाई इत्यादि वे शहरी उद्योग धंधे थे जिनमें तेजी से गिरावट आई। इनके पतन के विभिन्न कारण उत्तरदायी थे। देसी राज्यों के विलुप्त होने के कारण शहरी हस्तकला की वस्तुओं की मांग कम हो गई थी। परंतु उपनिवेशिक शासकों द्वारा राजाओं द्वारा अनुसरण की गई पूर्ण नीतियां सर्वनाश सिद्ध हुई। इन्होंने इंग्लैंड में भारत से आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाया। दूसरी ओर बड़ी मात्रा में ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को भारत में आसानी से लाया जा सकता था। मतलब यहाँ की चीज़ें वहाँ जाने के लिए बहुत पैसे लगते थे, और वहाँ जो अंग्रेज होते थे अपनी चीज़ों को भारत में बहुत आसानी से लेकर आ जाते थे। ब्रिटिश वस्तुओं को सरकारी संरक्षण दिया गया। जो ब्रिटिश वस्तु थी उनको सरकारी संरक्षण दिया गया, और ब्रिटिश कारखानों में माल आपूर्ति के लिए भारत के कच्चे माल के निर्यात की नीति और रेलवे की शुरुआत ने भारतीय हस्तकला को भारी क्षति पहुंचाई। ब्रिटिश दमन और शोषण की कठोरता के कारण शहरी दस्तकारों को अपने पैतृक स्वामित्व और धंधे को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जो उन्होंने अपने बहुत समय से हाथों की कला, जो भी चीज़ उन्होंने सीखी थी उससे, क्योंकि सारा कुछ अंग्रेज़ों के अंडर में हो गया था और कहीं ना कहीं उनकी मनमानी चल रही थी अंग्रेज़ों की, जिसकी वजह से जो भी इन्होंने सीखा उसको इन्हें छोड़ना पड़ा। जो पैतृक स्वामित्व था, जो उन्होंने सीखा था अपने पिता या बुजुर्गों से, उस धंधे को छोड़ना पड़ा मजबूर होकर।
पिछड़ी हुई तकनीकों से तैयार की जाने वाली भारतीय हस्तकला की वस्तुएं इंग्लैंड में मशीन से बनी सस्ती वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि इंग्लैंड में मशीनों से तैयार की जाती थी और भारत में हाथों से तैयार की जाती थी। इस प्रकार उनका इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकी। इंग्लैंड से लाई जाने वाली ये वस्तुएं बड़ी मात्रा में भारतीय बाज़ारों में मिलने लगी। इस प्रकार आंतरिक और बाहरी दोनों बाज़ारों को खो देने पर हस्तकला उद्योगों में गिरावट आई, जिनका लगभग 1880 तक पतन हो गया था। गाडगिल ने भारत जैसे बड़े देश में 1880 के दशक में विनिष्ट होती हुई हस्तकला के दृश्य का वर्णन किया है। इस समय संगठित उद्योग तो थे ही नहीं। परिणाम स्वरूप हस्तकला पर निर्भर लोगों को खेती का सहारा लेना पड़ा। जिन्होंने भी हस्तकला सीखा था, जो भी अपना काम करते थे, उनको कहीं ना कहीं खेती का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार भारत का औद्योगिकरण और पुनर्ग्रामीकरण हो गया। लोगों की निर्धनता और अधिक बढ़ गई, लोग और गरीब हो गए। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834 से 1835 में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वाणिज्य के इतिहास में इसके समांतर दीन अवस्था ढूंढना मुश्किल है, कि जो चीज़ें भारत बहुत अच्छी पकड़ थी, जिस चीज़ में भारत के लोगों की, भारत के जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, उनकी अच्छी पकड़ थी, कहीं ना कहीं उनकी जो हाथों की एक कला थी, उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य ने ख़त्म कर दिया मशीन के द्वारा। उन्होंने मशीन का प्रयोग कर लिया और इस प्रकार भारत की जो वाणिज्य थी, जो चीज़ें मूल्यवान थी, वो कहीं ना कहीं एक उनकी दीन अवस्था हो गई। कपास बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदान बेरंग हो गए। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक उद्योगों का विकास। जो आधुनिक उद्योग हुए, जो बड़े बड़े उद्योग खोले गए, उनका विकास किस प्रकार हुआ। बचे रह गए कुछ एक परंपरागत शहरी उद्योग, जो कुछ बच गए थे। परंपरागत शहरी उद्योगों को अनेक संगठनात्मक परिवर्तन से गुजरना पड़ा। इन्हें बहुत सारे संगठन के तौर पे कहा जाए तो परिवर्तनों से गुजरना पड़ा। परंतु भारत की शहरी अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक और प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से नज़रिए से महत्वपूर्ण विकास 19वीं सदी के दूसरे उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। इस दौरान देश में बड़े पैमाने पर मशीनों पर आधारित उद्योगों को स्थापित किया गया। ये उद्योग धंधे स्वरूप से पूंजीवादी थे, मतलब इसमें पूंजी ज़्यादा लगाई गई थी और ये पूंजी, सारा खेल इसमें पूंजी का ही था। कारखानों के निजी मालिक काफ़ी संख्या में मजदूरों से एक ही स्थान पर काम करवाते थे। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना निर्मित था, वस्तुओं को बाजार में बेचना था। सिर्फ उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना, कि उत्पादन का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना ही है और निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेचना, जो चीज़ें बनाई गई उसको बाजार में बेचना। 1850 में सूती कपड़ा, पटसन और कोयला खान उद्योगों की स्थापना से देश में मशीनी युग प्रारंभ हुआ। कब? 1850 में सूती कपड़ा, पटसन और कोयला खान उद्योगों की स्थापना से देश में मशीनी युग प्रारंभ हुआ था। इनका लगातार परंतु धीमी गति से प्रसार हुआ, धीमी गति से बढ़ा। बहुत से मशीनी उद्योगों का विकास 19वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। 19वीं शताब्दी के दूसरे और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, शुरुआत में हुआ। रुई तथा तेल निकालना, चावल, आटा और इमारती लकड़ी की मिलें, चमड़ा शोधनालय, ऊनी वस्त्र, कागज और चीनी की मिलें, लोहा और इस्पात उद्योग और खनिज उद्योग जैसे नमक, अभ्रक और शोरा आदि उस समय के प्रमुख उद्योग थे। ये जो सारी चीज़ें मैंने भी पढ़ी, ये सारे बड़े बड़े उद्योग थे जो मशहूर थे। 1930 के दौरान सीमेंट, कागज, माचिस, चीनी और कांच उद्योग विकसित हुए। कब? 1930 के दौरान कागज,
सीमेंट, माचिस, चीनी, कांच उद्योग विकसित हुए। आधुनिक उद्योग धंधों के विकास से संबंधित दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं जो आधुनिक उद्योग से संबंधित हैं। पहली है आधुनिक उद्योग धंधों का विकास मुख्यतः विदेशी प्रबंधकीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित था। जो नियंत्रण करता था विदेशी जो पूरा प्रबंध करते थे हर चीज़ का। भारतीय मुद्रा की अपेक्षा विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। भारतीय मुद्रा का प्रयोग, जो पैसे होते थे भारतीय रुपए, उसका यूज़ नहीं किया जाता था, विदेशी का यूज़ किया जाता था भारत में। दूसरी बात है कि आधुनिक औद्योगिकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अनैच्छिक परिणाम डाले। भारत की अर्थव्यवस्था जो थी उस पर कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ही नियम कानून बना डाले और इस तरह जो भारत की चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं गायब होने लगी, धुंधली हो गई कह सकते हैं। आइए अब हम इन दोनों विषयों की व्याख्या करें, अच्छे से पढ़ें। विदेशी पूंजी उपरोक्त सभी उद्योगों का विकास अत्यंत धीमा और अवरुद्ध रहा था। इनमें से अधिकतर का स्वामित्व अथवा नियंत्रण ब्रिटिश पूंजी द्वारा किया जाता था। बागान उद्योग, जिनमें नील, चाय और कॉफ़ी आते हैं, लगभग सभी पूरी तरह से यूरोपीय स्वामित्व के अंतर्गत थे। जो यूरोपीय का जो नियंत्रण था, जो स्वामी कहते थे जिनका चलता हो, अपना एक प्रभुत्व हो, यूरोपीय स्वामित्व के अंतर्गत थे। कुछ उद्योगों में भारतीय पूंजीवादियों का बहुत बड़ा भाग था। कुछ उद्योगों में भारतीय पूंजीवादियों का बहुत बड़ा भाग था, जैसे सूती वस्त्र और चीनी। लेकिन प्राय ये विदेशी प्रबंधक संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित थे। ये भी विदेशी संस्थाओं द्वारा नियंत्रण में थी। इसके अतिरिक्त उपनिवेशिक सरकार जानबूझकर ऐसी नीति का अनुसरण कर रही थी जिससे भारतीय पूंजी की अपेक्षा विदेशी पूंजी को सहारा मिलता था। मतलब जो हमारे भारत में दादागिरी करे बैठे हुए थे, जो अपना शासन चलाते थे हमारे भारत पर, उन्होंने कहीं ना कहीं विदेशी पूंजी को ही हमारे भारत में मान बढ़ाया, उसी का यूज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह उन्होंने हर चीज़ को फैला दिया। आरंभिक भारतीय उद्योगों को कोई भी संरक्षण नहीं दिया जाता था। जो आरंभिक भारतीय उद्योग थे, कोई उनको सहायता या उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी जाती थी। और जैसा कि पश्चिम विशेषतः ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में हर चीज़ एकदम अच्छे से की जाती थी। भारत में पूंजीगत वस्तु उद्योगों की कमी थी, क्योंकि यहाँ पे निर्धनता थी, गरीबी थी। इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ पे पूंजीगत जो चीज़ें जिसमें पूंजी लगे उन वस्तुओं की कमी थी। ये उद्योग जैसे इस्पात होता है, स्टील, जैसे इस्पात, धातु, मशीन, रसायन और तेल आदि देश को औद्योगिकरण के लिए मजबूत आधार प्रदान कर सकते थे। ये सारी चीज़ें जो भारत को एक अच्छा बना सकते थे, मजबूत कह सकते हैं कि भारत एक मजबूत हो सकता था अगर इनके थ्रू, अगर ये सब चीज़ें में। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अर्थ में औद्योगिक विकास एक तरफा साबित हुआ। कुछ एक क्षेत्रों और शहरों में उद्योग केंद्रित हो गए। देश का बहुत बड़ा भाग पूर्णतः अविकसित रहा, मतलब विकसित नहीं हुआ, बढ़ा नहीं। अमिय बगाची ने ठीक ही अवलोकन किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर कमज़ोर ही रही और मुख्यतः कृषि आधारित थी। याद रख, कृषि आधारित थी अगर पुराने समय की बात की जाए, इनका कहना है, और उसका स्वरूप उपनिवेशिक था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक औद्योगिकरण के परिणाम। जब आधुनिक औद्योगिकरण हुआ, जब हर चीज़ एक अपने लेवल पे आ गया, कह सकते हैं, एक अंग्रेज़ों की हर चीज़ अपने लेवल पे हर चीज़ चलाने लगे वो, तो उसके बाद क्या हुआ, तो आधुनिक औद्योगिकरण के परिणाम क्या हुए, उपरोक्त सभी कमियों के बावजूद किसी भी अर्थव्यवस्था को अपंग बना देने वाली आधुनिक औद्योगिकरण ने भारत में एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उत्पादन की आधुनिक कारखाना प्रणाली, अर्थव्यवस्था के वाणिज्यीकरण और आधुनिक परिवहन प्रणाली के
विस्तार के फलस्वरूप एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित हुई। देसाई के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक एकीकृत, संयुक्त और सुव्यवस्थित बन गई थी। आगे पढ़ते हैं हम ये सारे कुछ वो दे रखे हैं, करिए सोचियो करियो में हम आगे बढ़ते हैं। नवीन सामाजिक वर्ग, नए सामाजिक वर्ग कौन उभरे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशिक शासन के दौरान, अंग्रेजों के शासन के दौरान, उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास ने समकालीन समाज के दो महत्वपूर्ण सामाजिक वर्गों को उदित किया, मतलब उठाया। दो महत्वपूर्ण सामाजिक वर्गों को उदित किया जो कि पूंजीवादी और मजदूर वर्ग थे। एक पूंजीवादी वर्ग था, दूसरा मजदूर वर्ग था। अगर आ जाए कि दो नए सामाजिक वर्ग कौन उभरे, तो आप कह सकते हैं एक पूंजीवादी और एक मजदूर वर्ग। भारतीय इतिहास में ये वर्ग पूर्णतः नए थे, यद्यपि ये भारतीय जनसंख्या का बहुत छोटा भाग थे। फिर भी इन वर्गों ने नई प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, संगठन की नई प्रणाली, नए सामाजिक संबंध, नए विचार और नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इनका स्वरूप राष्ट्रीय स्तर का था। एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा राज्य शासन के ये वर्ग अभिन्न अंग थे। संपूर्ण भारत के स्तर पर इनके हितों को बढ़ाने और संगठित करने के लिए इनके पास विस्तृत सामाजिक आधार था, एक बड़ा सामाजिक आधार था। आगे पढ़ते हैं। पूंजीवादी वर्ग, अब हम इसमें दो वर्ग पढ़ेंगे, एक मजदूर वर्ग, एक पूंजीवादी वर्ग। पूंजीवादी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय पूंजीवादी थे। कौन? जो उद्योग में थे, जिनके पास अच्छा वाणिज्य था, और एक वित्तीय, जिनके पास अच्छी खासी पूंजी थी, वित्तीय पूंजीवादी थे। इन्होंने उत्पादन के साधनों और वस्तुओं के वितरण पर स्वामित्व और नियंत्रण रखा हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य उद्योग, व्यापार और वित्त में निवेशित पूंजी से अधिकतम लाभ उठाना था। मतलब ये जिस प्रकार कहते हैं नहीं, कर्ज देना होता है, तो कर्ज दे देना, उसके बाद उस इंसान से, उस मजदूर से ज़्यादा पैसे लेना, उस कर्ज के बदले में और ज़्यादा पैसे लेना, तो उठाना था इनका मुख्य। अमीरों का, जो पूंजीवादी थे, इनका मुख्य काम यही था। इनका मुख्य उद्देश्य उद्योग, व्यापार और वित्त में निवेशित, जो पूंजी लगाते थे, निवेशित पूंजी से अधिकतम लाभ उठाना था। मजदूर वर्ग के शोषण और दमन से इन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उच्च स्तर का जीवन व्यतीत करने की क्षमता हासिल कर ली थी। किसके आधार पर? शोषण के आधार पर। इन्होंने गरीबों का, जो मजदूर वर्ग थे, जो जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी लोग उनका शोषण करते थे। उपनिवेशिक भारत में प्रमुख पूंजीवादी ब्रिटिश लोग थे। प्रमुख की बात की जाए तो ब्रिटिश मूल के थे, परंतु भारतीय पूंजीवादियों ने भी विभिन्न उपक्रमों से अत्यधिक हिस्सा ले लिया था। परंपरागत भारतीय व्यापारिक समुदाय इस काल के दौरान भी विद्यमान और फलते फूलते रहे। इस समूह में मारवाड़ी, बनिया, जैन, अरोड़ा, खत्री और चटियार समाविष्ट थे, परंतु उनका स्थान ब्रिटिश पूंजी की तुलना में दूसरे स्थान पर था। ये सारे भी ऐसे थे जो शोषण करते थे, और लेकिन अगर पहले की बात कीजिए, दूसरे नंबर पे थे। पहले नंबर पे ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, जो शोषण करते थे गरीब मजदूर का। प्रारंभ में उन्होंने ब्रिटिशों पर निर्भर व्यापारियों के रूप में काम किया, और ब्रिटिश मतलब पहले जो ये सारे लोग थे, जो ये इन्होंने चापलूसी की कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों की, उसके पर निर्भर हुए, व्यापारियों के रूप में काम किया, और ब्रिटिश आयात निर्यात फर्मों के एजेंट की हैसियत से भी काम किया। वह साहूकार के रूप में भी फले फूले, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी संचित पूंजी, जो उन्होंने पूंजी इकट्ठी की, संचित पूंजी को देशी पूंजीवाद उद्योगों से, जैसे वस्त्र और चीनी उद्योग के विकास में लगाना शुरू कर दिया। तो आप समझ रहे होंगे किस प्रकार ये काम इन्होंने शुरू किया अपना, किस प्रकार ये शोषण करने लगे। अन्य वर्ग की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में दो और वर्ग भी थे। इनमें व्यापारी और दुकानदार आते हैं। जो व्यापारी और दुकानदार हैं,
दुकानदार थे जो आधुनिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे। नई शिक्षा पद्धति और प्रशासन के फलस्वरूप शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म हुआ था। इस वर्ग के सदस्यों में वकील, चिकित्सक, डॉक्टर, प्राध्यापक, पत्रकार, क्लर्क इत्यादि थे। तो हमने ये पढ़ लिया, हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप अगर आपके पास बुक होगी तो आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। वैसे आप हो जाएगा आपसे, क्योंकि आप ध्यान दीजिए सुनने में, तो आपसे हो जाएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात शहरी अर्थव्यवस्था। जब आज़ादी मिल गई उसके बाद शहरी अर्थव्यवस्था किस प्रकार रही, तो पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात शहरी अर्थव्यवस्था में बहुत से परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ एक परिवर्तन अनैच्छिक ही हुए, परंतु अधिकतर नई सरकार द्वारा नियोजित प्लानिंग सामाजिक आर्थिक सुधारों की वजह से हुए थे। जो आर्थिक गरीबी उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी परिवर्तन हुए। आइए अब हम स्वतंत्रता के पश्चात उदित शहरी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं पर नज़र डालें। पहला है औद्योगिक नीति और उसका प्रभाव। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में शहरी उद्योगों का स्वरूप और संगठन। सामाजिक वर्ग। शहरी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शहरी भारत में जाति और व्यवसाय के बीच संबंध। जाति के बारे में पढ़ेंगे और उसके व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद। पढ़ते हैं औद्योगिक नीति और उसका प्रभाव। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक नीति और उसका प्रभाव। ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार की आधुनिक नीति का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से देश का आर्थिक विकास करना था। औद्योगिकरण के माध्यम से देश का आर्थिक विकास करना था। बड़े बड़े उद्योग के माध्यम से यह महसूस किया गया कि आधारभूत उद्योगों को स्थापित किया जाए। जो आधार हैं, जो मेन हैं, उन उद्योगों को स्थापित किया जाए, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी, जिससे हम विदेश के लोगों पर निर्भर कम होंगे। हम अपने भारत में हम उद्योगों को, अपने जो चीज़ें मेन हैं उनको हम लगाएंगे, पहले उन चीज़ों का हम शुरुआत करेंगे, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकेगी, हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। उस समय यह माना गया कि सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं की समस्याओं को समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना के द्वारा ही सुलझाया जा सकता था। औद्योगिक नीति और उसके प्रभाव का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा करना उचित लगता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। औद्योगिक विकास के सरकारी विनियम क्या थे? उद्योगों का धीरे धीरे विनियंत्रण किस प्रकार हुआ? सरकारी नीतियों और औद्योगिक विकास, ये सारे पहलू हैं। इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने एक ढांचा प्रदान किया जिसके अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों को उपलब्ध करना था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रण, जो सरकार नियंत्रण करे, और निजी क्षेत्र के व्यक्तिगत अथवा परिवार और व्यक्तिगत संस्थाओं व निकायों द्वारा स्वामित्व व नियंत्रण। तो इसमें ये पढ़ेंगे हम। तथा दोनों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व हो। राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें दोनों भूमिका निभाएं अपनी। इसके अनुसार सरकार ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, 3 श्रेणियों में बांटा। किसको? उद्योगों को। पहली श्रेणी में उन उद्योगों को समाविष्ट किया जिसमें राज्य को इस उद्योग का संपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। राज्य को उद्योग का संपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया गया कि राज्य संभाले। इस श्रेणी में उद्योगों के 17 समूह थे। 17 समूह थे उद्योगों के। उदाहरण के लिए अस्त्र शस्त्र, परमाणु शक्ति, लोहा और इस्पात, मशीन तथा विद्युत संबंधी भारी उद्योग और खनिज, रेलवे, जहाज निर्माण, टेलीफोन और विद्युत इत्यादि। ये सारी चीज़ें राज्य को सौंप दी गई कि आप अब ये संभालो, मतलब बांट दिए गए, वर्गीकृत कर दिया गया। दूसरे वर्ग में वे उद्योग आते थे जिनका स्वामित्व धीरे धीरे राज्य को ग्रहण करना था, परंतु निजी उपकरणों से ये आशा की गई थी कि वे इस वर्ग को उद्योगों को अपना पूर्ण सहयोग देते रहेंगे।
इसमें 12 उद्योग सम्मिलित थे, जैसे मशीन के औजार, आवश्यक दवाइयाँ, उर्वरक और सड़क परिवहन इत्यादि। तीसरे चरण में बात की जाए, दूसरे चरण की बात की हमने। तीसरी श्रेणी में शेष व सभी उद्योग आते थे जो उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करते थे। उपभोक्ता वस्तुएं जो भी चीज़ें जैसे जो लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, फैशनेबल या कोई भी कला से रिलेटेड कोई भी, तो जो उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करते थे और उनका विकास निजी क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया। इस तरह आधारभूत और विशेष महत्व अथवा जन उपयोगी सेवाओं की प्रकृति वाले उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। इन उद्योगों के लिए अधिक पूंजी निवेश तथा लंबे विकास काल की ज़रूरत थी। इसमें पैसा अधिक लगता है क्योंकि ये सारी उपभोक्ताएं चीज़ें जो होती हैं इसमें पैसा ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो पूंजी निवेश अथवा लंबे विकास काल की ज़रूरत थी और उनसे परिणाम देर में मिलने वाले थे। इस बोझ को केवल राज्य ही उठा सकता था। निजी क्षेत्र ने उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों पर अपनी पकड़ रखी क्योंकि ये शीघ्र ही पूंजी निवेश पर लाभ देने लगती हैं और इसमें बहुत कम जोखिम होता है। आइए अब हम देखें कि भारत में किस प्रकार सरकार ने औद्योगिक विकास को नियमित किया। जो औद्योगिक विकास है उसको किस प्रकार उसको एक नियमित बनाया। औद्योगिक विकास के सरकारी विनियम, क्या क्या नियम थे उद्योग विकास को बढ़ाने के लिए। प्रस्तावों द्वारा और लाइसेंस नीति बनाकर तथा पंचवर्षीय योजनाएं अपनाकर सरकार ने देश में समग्र औद्योगिक विकास का पथ प्रदर्शन किया था। इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई और लाइसेंस जैसी नीतियां बनाई। औद्योगिक विकास और विनियम, औद्योगिक अधिनियम 1951 के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए ये आवश्यक कर दिया गया। जो भी निजी क्षेत्रों के लिए, ध्यान सुनिएगा, निजी क्षेत्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि किसी भी औद्योगिक इकाई को लगाने अथवा वर्तमान इकाई में कुछ विस्तार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सरकार से लाइसेंस लेना होगा। जो भी लोग उद्योग खोलना चाहते हैं तो उन्हें सरकार से लाइसेंस लेना होगा, या जिन्होंने उद्योग खोला हुआ है वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं तो सरकार से लाइसेंस लेना होगा। उद्योग से जुड़ी शर्तें, छोटे से छोटे आकार इत्यादि को सरकार इस विधि से निश्चित कर सकी। इस अधिनियम ने सरकार को यह अधिकार भी दिया कि वह उद्योगों में किसी प्रकार की कमियों को सुधारने के लिए अनुदेश दे। जो भी कमी हो उसको सरकार सुधारने के लिए अनुदेश दे सकती है। कीमतें में वृद्धि, कम कीमतें, विधियों अथवा और उत्पादन की मात्रा और वितरण के रास्ते भी सरकार प्रस्तावित कर सकती थी। इसके आगे 1969 में एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम पास किया गया, MRTP पास किया गया, ताकि बड़े व्यापारी और व्यापारी घरानों के हाथ में आर्थिक शक्ति संकेंद्रित ना हो सके। मतलब कहीं इन्हीं के पास हर चीज़ शक्ति जो है इकट्ठी ना रह सके, संकेंद्रित न रह सके और सामान्य लोगों के हितों को भी सुरक्षित रखा जा सके। मतलब यही लोग अपना पैसा भरते न जाएं और लोगों को भी इससे लाभ हो। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA को लागू किया गया ताकि आयात पर नियंत्रण और निर्धारित सीमा के अंतर्गत भुगतान स्थिति का संतुलन बना रहे। जो भी चीज़ भुगतान की जा रही है, जो भी उस पर नियंत्रण बना रहे। आगे बढ़ते हैं हमने इसमें पढ़ा औद्योगिक विकास के सरकारी विनियम। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों को धीरे धीरे विनियंत्रण, किस प्रकार धीरे धीरे उद्योगों पर नियंत्रण होने लगा। सरकार की औद्योगिक नीति में धीरे धीरे बदलाव आया। 1973 की औद्योगिक नीति से बड़े देशी निजी व्यापारी घरानों और विदेशी कंपनियों को अनुमति दे दी गई। बड़े बड़े जो औद्योगिक थे और जो व्यापारिक बड़े बड़े घराने के जो लोग थे उनको अनुमति दे दी गई कि वे असुरक्षित आंतरिक उद्योगों को स्थापित करने में भाग ले सकते हैं। 1975 में 21 उद्योगों को सरकार ने बिना लाइसेंस के काम करने की आज्ञा दे दी और 30 अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को चलाने के लिए विदेशी कंपनियों तथा एकाधिकारी घरानों को अनुमति दे दी। विदेशी उद्योगों को
विदेशी कंपनियों को भी और जो एकाधिकार घराने को भी अनुमति दे दी। कहीं न कहीं उद्योगों पर नियंत्रण हो गया धीरे धीरे। इन्हीं लोगों का जो निजी लोग थे उनको कहीं न कहीं और सरकार से भी वो आगे बढ़ते हैं। 1980 से पहले सरकार ने निजी क्षेत्र उद्योगों के लिए उत्पादन की एक सीमा रखी हुई थी। कब? 1980 से पहले एक सीमा रखी हुई थी निजी उद्योगों के लिए। आंतरिक उत्पादन को ये उद्योग करते थे। ये आंतरिक उत्पादन को ये उद्योग करते थे या करने की क्षमता रखते थे। ऐसा करने की कानूनी तौर पर उन्हें अनुमति नहीं थी। 1980 के पश्चात 1980 के बाद सरकार ने इन्हें उद्योगों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक उत्पादन की अनुमति प्रदान की। इनको जो चीज़ इनको पहले नहीं थी उनको इन्होंने अनुमति दे दी। इसके आगे 1984 के पश्चात औद्योगिक लाइसेंस नीति को और अधिक उदार बना दिया गया। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में कंपनियों की सीमित संपत्ति को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत कंपनियों को 23 उद्योगों के लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। उद्योग आधुनिकीकरण के लिए 49% क्षमता में वृद्धि की अनुमति दी गई। लगभग 200 प्रतिबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध हटा लिया गया। जो पहले वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा लिया गया और मध्यम तथा विस्तृत पैमाने के लिए उद्योगों को ऐसी वस्तुएं बनाने की अनुमति दे दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार पर जोर न देकर अनुकूल क्षमता उपयोगिता पर जोर दिया गया। अंततः औद्योगिक नीति अब स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्रों में बड़े तथा माध्यम उद्योगों के पक्ष में हो गई। जो बड़े लोग थे, जो माध्यम लोग थे, उनके पक्ष में हो गई। सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास कम हो गया। लघु उद्योगों को पहले से दिए गए कुछ संरक्षण को हटा लिया गया। तो आपने देखा किस प्रकार इसमें सारी जो भी प्रतिबंधित चीज़ें थी धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया गया। लाइसेंस जो थे उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया गया। बड़े बड़े सरकारी नीतियाँ और औद्योगिक विकास। सरकारी नीतियाँ और औद्योगिक विकास। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ। बहुत सारे आधारभूत और आवश्यक उद्योगों का विकास किया गया जो औपनिवेशिक काल के दौरान लगभग लुप्त या बहुत कमज़ोर थे। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, विद्युत, बिजली और मशीन संबंधी भारी उद्योग को ही लीजिए। इन्होंने देश के भावी औद्योगिकरण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन और विभिन्न सेवाओं की कार्यशैली में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई। आयात के स्वरूप में मतलब बहुत सारी चीज़ें अब लोग कहीं ना कहीं अब वो चीज़ बनाने लगे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों ने हमें पतन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब वही चीज़ें बनाने लगे। आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई। आयात के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस क्षेत्र में वस्तुओं के आयात के स्थान पर तकनीकी ज्ञान का प्रारंभ हुआ। पूंजी निवेश, उत्पादन, पूंजी निर्माण, निर्यात, भेजना, आयात लाना और उत्पादन की विभिन्नता में सार्वजनिक क्षेत्रों का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। इस क्षेत्र में बहुत सी उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई। ये उपक्रम 1991 में 5 से बढ़कर 1985 में 221 हो गई। इस काल में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश 29 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,811 करोड़ रुपए हो गया। 2001 तक यह राशि 242 उद्योगों में 61 करोड़ तक बढ़ा दी गई और अब सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, जैसे इस्पात, कोयला, तांबा, एल्युमिनियम, अभियांत्रिक उत्पादन, उर्वरक, आधारभूत रसायन, दवाइयाँ, पेट्रोलियम उत्पादन, खनिज, रेल डिब्बे, हवाई जहाज और समुद्री जहाज इत्यादि। 1997 में सरकार ने 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को नवरत्न घोषित किया गया।
जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे तथा इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकारों को बढ़ाया ताकि वे विश्व में अपना स्थान बना सके। इनमें से IPCL तथा VSNL के निजीकरण हो चुका है और अगस्त 2000 से अब केवल 9 नवरत्न उद्योग रह गए हैं। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार तीव्र गति से हुआ, फिर भी निजी क्षेत्रों का प्रभुत्व कभी भी कम नहीं था। निजी क्षेत्र विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते थे। जो निजी क्षेत्र के लोग थे वो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते थे। कुछ घरेलू उत्पादों का लगभग 76% उत्पादन इस प्रकार था, निजी क्षेत्रों के हाथों में था। देश के कुल रोजगार का 90% हिस्सा निजी क्षेत्रों में था। आप समझ सकते हैं कि 100 में से 90% जो हिस्सा था वो निजी क्षेत्रों में था, जिसमें कृषि रोजगार भी सम्मिलित था। अनेक निजी क्षेत्रों की कंपनियों की संख्या 1957 में 29,283 से बढ़कर 1984 में 93,294 हो गई थी। संपूर्ण कृषि लगभग निजी स्वामित्व के अंतर्गत रही। बड़े औद्योगिक घरानों की कुल संपत्ति कई गुना बढ़ गई थी। जो बड़े बड़े घराने के जो लोग थे, क्योंकि वही करते थे बड़े बड़े व्यापार, तो उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई थी। उदाहरण के लिए 1963 में, ये सारे डेट दे रखी हैं आपको, मुझे पता है ये याद नहीं होगा, नॉर्मल समझने योग्य जितना आपसे हो सके आप उतना ही करिएगा। मैं आपको सिर्फ इसमें पढ़ के मैं आपको सुना देती हूँ, आप जितना मेन होगा उतना ही आप समझिएगा, ज़्यादा उसको टेंशन नहीं लीजिएगा कि समझ नहीं आ रहा, इस प्रकार मत सोचिएगा। उदाहरण के लिए 1963 से 1985 के समय में बिरला की संपत्ति 283 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,112 करोड़ रुपए और टाटा की 375 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,699 करोड़ रुपए हो गई थी। इससे स्पष्ट है कि शुरू से ही भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं थी। इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहना लगभग अर्थहीन था। निश्चित रूप से ये मूलतः पूंजीवादी ही थी। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। अब इसमें हम नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे कि नई आर्थिक नीति क्या थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार ने विभिन्न औद्योगिक नीतियों का प्रयोग किया, जैसे 1948 और 1956 की औद्योगिक नीतियाँ, 1970 से 1973 तथा 1980 की घोषणाएं। मतलब सरकार ने कई नीतियाँ चलाई। भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त करने की प्रक्रिया 1980 के दशक में शुरू हुई। ऐसा महसूस किया गया कि लाइसेंस परमिट राज निजी प्रयासों तथा औद्योगिक विकास में बाधाएं डाल रहा है। उन्होंने कहा कि जो लाइसेंस से कहीं ना कहीं वो जो निजी प्रयास हैं जो औद्योगिक विकास में बाधा डाल रहा है लाइसेंस। 1980 के दशक के मध्य में खुली अर्थव्यवस्था का दौर शुरू हुआ। कब? 1980 में। जो खुलेपन लाइसेंस को हटाने तथा नियंत्रण को कम करने पर आधारित था। इस समय उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम थे MRTP तथा फेरा कंपनियों को ढील, मुख्य उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कराना तथा निर्यात उत्पादन को बढ़ावा देना। 1980 की खुलेपन की नीति के पश्चात सरकार ने 1991 में व्यापक आर्थिक सुधार घोषित किया, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का आगमन तथा सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च में कटौती। 1991 के आर्थिक सुधार और 1991 के शुरुआत में घटे कुछ आर्थिक और राजनीतिक संकटों के नतीजों के रूप में सामने आए हैं। आर्थिक संकट के अंतर्गत शामिल थे विदेशी मुद्रा में भारी गिरावट, कीमतों में भारी वृद्धि, सार्वजनिक तथा चालू खाते में भारी घाटे तथा बढ़ता घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज। राजनीतिक क्षेत्र में 4 महीने की अवधि में 2 सरकारों का गिरना, केंद्रीय बजट को पेश करने में देरी, अगले आम चुनावों तक काफ़ी लंबा समय, ये सब अस्थिरता के संकेत दे रहे थे।
इस समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कुछ खास अच्छी नहीं थी। भारत सरकार को अपनी आर्थिक नीति में व्यापक परिवर्तन घोषित करने पड़े। इनमें से प्रमुख है नई औद्योगिक नीति। एक नई नीति, एक नया नियम बनाया गया, एग्जिम नीति, एग्जिम स्क्रिप्ट्स, लघु और कुटीर उद्योगों के विषय में नीति, छोटे जो उद्योग थे उनके बारे में कई नीतियाँ बनाई गई मतलब, और रुपए के मूल्य को घटाना। इन सब ने नई औद्योगिक नीति का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है तथा औद्योगिक कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, उसके माध्यम से औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देना इस नीति का उद्देश्य है। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पहले है कि हम अपने व्यापार को, अपने हर चीज़ को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएं। जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं, जो सरकार को भी कोई कमी ना हो और किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, और इसी व्यापार कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचे। तो इसमें इसी बात की गई है। आपको जितना समझ में आए उतना अच्छी बात है। और वैसे भी मैं पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एक माइंड की भी एक लिमिट होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम तीसरे पार्ट में हम यही लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ लाइक करने के लिए कहती हूँ, लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ जो स्टूडेंट हैं मेरे वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप सब देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।